हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी 9। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है साइंस की क्लासेस चल रही हैं। साइंस की पीवाईक्यूज क्लासेस चल रही हैं जो आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो लास्ट क्लास में मैंने 63 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करवा दिया था आपको, और आज हम बात करेंगे 64 से, यानी कि जो टॉपिक रहेगा हमारा श्वसन तंत्र, जो रेसिपिरेटरी सिस्टम है, इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं, इन पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। और भी आगे इसी तरीके के टॉपिक्स हैं, तो उनको भी सारे टॉपिक्स को देखेंगे और उन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे पीवाईक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। और वैसे तो 64 क्वेश्चन है, बट आज की सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है। तो कथन और कारण वाला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। कथन बताया गया है कि स्तनियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन व होमोसाइनिन आवश्यक है। तो इसमें क्या है, ये वाला कथन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि जो है स्तनियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन की ही आवश्यकता होती है, ना कि होमोसाइनिन। होमोसाइनिन जो है वो आवश्यक नहीं होता है श्वसन के लिए। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, कथन जो है वो गलत हो जाएगा। कारण देखते हैं। स्वशीय रंजक शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। जो स्वशीय रंजक जो होते हैं वो शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों में ऑक्सीजन पहचान पहुंचाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, यानी कि मददगार होते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए गलत है, परंतु क्या है, आर यहाँ पर करेक्ट है। स्तनियों में श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन आवश्यक है, लेकिन जो हीमोसाइनिन है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। यही मैंने आपको बताया था ऊपर कि इसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन आवश्यक होता है, ना कि हीमोसाइनिन। इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। श्वसीय रंजक की बात करेंगे तो ये शरीर की कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 65। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी हो जाती है? तो श्वास की गति यानी कि जो सांस लेने की गति है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि तेज हो जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति तेज हो जाती है। इसका प्रमुख कारण, जब मनुष्य क्या है लगातार कार्य करता है या दौड़ता हो तो ऑक्सीजन क्या है पूरी कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाती है। तो इसमें क्या है, इसका प्रमुख कारण जो है, अगर मनुष्य लगातार किसी का काम कर रहा है या किसी का बहुत ही तेज गति से काम कर रहा है या दौड़ रहा है, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहा है, तो क्या है, ऑक्सीजन जो है वो पूरी कोशिकाओं में पहुंच नहीं पाती है, जिससे वह क्या करने लगता है, हाँफने लगता है। जिससे वह हाँफने लगता है तथा थकावट महसूस करता है, और आराम करने के बाद पुनः स्वस्थ महसूस करता है। उसके बाद क्या है, कुछ देर रेस्ट करता है। अगर आप देखते होंगे कि आपने एक्सरसाइज की तो आप उस टाइम तो थक जाते हैं, बट उसके कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद आपको बहुत ही रिलैक्स फील होने लगता है, बहुत ही लाइट फील होने लगता है। तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। आगे देखेंगे यहाँ पर 66 क्वेश्चन। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। बोला गया है कि जो श्वसन में ऊर्जा उत्पादित कैसे होती है, तो ये होती है एटीपी के रूप में। सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह एक कैटाबोलिक क्रिया है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों ही अवस्थाओं में संपन्न हो सकती है। इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को एटीपी नामक जैव अणु में संग्रहित करके रख लिया जाता है, जिसका प्रयोग सजीव क्या है, अपनी जैविक क्रियाओं में करते हैं। जिसका प्रयोग क्या है, जो सजीव हैं वो अपनी जैविक क्रियाओं में करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 67। बोला है श्वसन प्रक्रिया वृद्धि में निम्नलिखित में से किस गैस की सांद्रता प्रश्वसनित तथा उच्च स्रावित वायु में अपरिवर्तित रहती है? तो ये किस में रहती है, N2 में, यानी कि किस में रहती है, नाइट्रोजन में। श्वसन प्रक्रिया विधि में नाइट्रोजन गैस की सांद्रता प्रश्वसनित 79% तथा उच्छ्वासित 79% वायु में अपरिवर्तित रहती है। श्वसन में अंदर ली गई वायु में O2 तथा CO2 की मात्रा है वो क्रमशः कितनी रहती है,
21% और CO2 की मात्रा रहती है 0.03%। जबकि उच्छ्वास के दौरान बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 16% और CO2 की मात्रा होती है 4% कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट बात करेंगे 68 की। ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या है। तो कितनी है ऑक्सीजन अणुओं की संख्या? तो यहाँ पर है 0। कितनी है? 0 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ग्लाइकोलिस या ग्लाइको अपघटन श्वसन की प्रथम अवस्था है। तो श्वसन की अवस्था है प्रथम, जो कोशिका द्रव में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। किसके? पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जो ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन होता है उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे 69। फेफड़ों में गैसीय विनियमन का स्थल है। तो फेफड़ों में गैसीय विनियमन का स्थल जो है वो है अल्वियोलाई। क्या है? अल्वियोलाई। फेफड़े में गैसीय विनियमन का स्थल अल्वियोलाई या वायु कोष्ठिका है। वायु कोष्ठिका को श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। जब मनुष्य नाक के द्वारा सांस लेता है तो हवा गले में ट्रैकिया नामक अंग में जाती है। किसमें? ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है। तो ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी बोलते हैं। आगे जाकर ट्रैकिया कई भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको ब्रोकियल ट्यूब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोकियल ट्यूब कहते हैं। ब्रोकियल के अंदर हवा की एक थैली मौजूद रहती है, जिससे क्या बोलते हैं? अल्वियोली कहते हैं। हवा की जो थैली मौजूद होती है किसमें? ब्रोकियल में, उसको क्या बोलते हैं? अल्वियोली। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है। अभी मैंने कराया ही था, सेम रिपीट होकर आया है क्वेश्चन ये। तो जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाती है तो सांस की गति जो है वो कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी होती है तो मनुष्य तेजी से सांस लेना शुरू कर देता है, जिसके फलस्वरूप श्वसन की गति तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 71 की। जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें किस स्तर तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? तो ये होती है 4%। कितनी होती है? 4%। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। वायुमंडल में प्राकृतिक तौर पर वर्तमान में 0.035% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जबकि मनुष्य सांस छोड़ने के दौरान जिस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है उसमें लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जो किसके द्वारा छोड़ी जाती है? मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की, यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन पर अब हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो सुई चुभाने पर कौन से निम्नलिखित अंगों में से कौन सा ऐसा अंग है जिसमें दर्द महसूस नहीं करेगा? तो यह है मस्तिष्क। कौन सा है? मस्तिष्क। सुई चुभाने पर मानव के शरीर के मस्तिष्क को दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि इसे मात्र यह नसों में होने वाले परिवर्तनों से यह संकेत मिल जाता है कि कुछ घटना हुई है, इसीलिए शरीर दर्द महसूस करता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 73 की। मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती हैं। तो मानव नेत्र का आपको वो वाला भाग बताना है जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। तो ये होती है कॉर्निया में। आँख का सबसे सामने वाला पारदर्शी कांच जैसा जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया शरीर का एकमात्र हिस्सा होता है जिसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। कॉर्निया की सतह पर आंसू एक महीन परत बनाकर रहते हैं। तो कॉर्निया की जो सतह होती है उस पर आंसू की एक महीन परत बनी हुई रहती है और उसके पोषण के तत्व प्रदान करते हैं। कॉर्निया में अति सूक्ष्म नसें यानी कि नर्व होती हैं
और वे इसे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग बनाती हैं। कॉर्निया में क्या होती है? अति सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटी छोटी नसें होती हैं, नर्व नर्व होती हैं उसमें, जो कि क्या है, शरीर का सबसे संवेदनशील अंग बनाती है, सबसे सेंसिटिव जो है अंग हो जाता है हमारे बॉडी का। नेक्स्ट हम बात करेंगे 74 की। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो ये कौन सा अंग है? ये है नेत्र श्लेष्मा। कौन सा है? नेत्र श्लेष्मा जो अंग है वो कैसा हो जाता है? सूज जाता है, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है और गुलाबी हो जाता है। आंख के ऊपर और नीचे के पलकों के भीतरी भाग एवं आंख के सामने के भाग में पुतली को छोड़कर एक पतली श्लेष्मा झिल्ली रहती है। इसे क्या बोलते हैं? नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टिवा कहते हैं। यह बाहरी कचरे से नेत्र की सुरक्षा करती है। इसमें संक्रमण होने से सूजन, लालिमा, जलन इत्यादि लक्षण दिखते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं कंजिक्वाइटिस। क्या बोलते हैं? कंजिक्वाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 75 की। मनुष्य के आंखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है? तो ये रंग की जो अनुभूति है वो होती है कौन सेल के द्वारा? किसके द्वारा? कौन सेल के द्वारा रंग की अनुभूति होती है। कशेरुकी जीवों में दृष्टि पटल यानी कि जो रेटिना होता है, आंख के अंदर एक प्रकाश संवेदी ऊतक परत को कहते हैं। तो इसको दोबारा से पढ़ते हैं ये लाइन। कशेरुकी जीवों में क्या है? जो दृष्टि पटल जो रेटिना होता है, आंख के अंदर एक प्रकाश संवेदी ऊतक परत को कहते हैं। इसमें प्रकाश को ग्रहण करने के लिए 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसको प्रकाश को ग्रहण करने के लिए कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मानव नेत्रों में रंग और प्रकाश की अनुभूति केवल कौन सेल के द्वारा की जाती है? रॉड सेल से अंधेरे की अनुभूति होती है। जो रॉड सेल है उसका कार्य है अंधेरे की अनुभूति करना, और जो कोन सेल है उससे क्या होती है? प्रकाश की अनुभूति कोन सेल के द्वारा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 76। पूछा है मनुष्य में शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र यानी कि थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? तो यह है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस क्या है? शरीर के तापमान विनियमन प्रणाली के अन्य भागों जैसे रोमकूपों, पसीने की ग्रंथियों, रक्त नलिकाओं और त्वचा के साथ शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित होता है। तो ये कहाँ होता है? मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है हाइपोथैलेमस। यह शरीर के तापमान के साथ दैहिक कार्य, जठरांत्र संबंधी मार्ग के विनियमन, नींद जागना, पानी और नमक, वसा और कार्बोहाइड्रेट चयापचय में संस्थिति को बनाए रखता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 77 की। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हाइपोथैलेमस में। किसमें है? हाइपोथैलेमस में। परितृप्ति एवं प्यास के जो केंद्र हैं मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में अवस्थित है यानी कि स्थित है। हाइपोथैलेमस अंतरस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स का नियंत्रण करते हैं। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम व डाइनसेफ्लॉन में बटा है। सेरिब्रम क्या है? चेतना शक्ति, बुद्धिमत्ता तथा स्मरण शक्ति का केंद्र है। नेक्स्ट देखेंगे 78। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह क्या है? तो ये है मस्तिष्क। क्या है? ईईजी से संबंधित है मस्तिष्क। तो आइए देखते हैं मस्तिष्क की क्या है? स्वतः विद्युत गतिविधियों में इलेक्ट्रोडों द्वारा रिकॉर्ड करने वाली प्रक्रिया को इलेक्ट्रोसेफलोग्राम कहते हैं, यानी कि ईईजी कहते हैं। इसके बिना मस्तिष्क को भेदे मस्तिष्क के विभिन्न रोगों का ज्ञान हो सकता है, जैसे मिर्गी, मस्तिष्क के संक्रामक रोग, मस्तिष्क की टीबी और मस्तिष्क का कैंसर, मस्तिष्क के कृमि रोग इत्यादि क्या है? इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 79। मनुष्य के अंगों से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रवाह अंग है। तो कौन सा है? यह है मस्तिष्क। मनुष्य के अंगों से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभावी कौन सा अंग है? मस्तिष्क है। सबसे अधिक प्रभाव अंग क्या है? किसमें पड़ता है? आंख पर, और इसके बाद हृदय,
आदि अंगों पर पड़ता है। तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? आँख पर पड़ता है। उसके बाद हृदय यानी कि हार्ट और आंत यानी कि जो आपकी इंस्टाइन होती हैं आदि अंगों पर इनका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो किस भाग से तुलना की जा सकती है कैमरा की? तो ये की जा सकती है फिल्म। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के फिल्म भाग से तुलना की जा सकती है। रेटिना नेत्र का भीतरी तंत्रिका स्तर है। यह अनेक परतों का बना होता है जिनकी रचना तंतुओं, तंत्रिका, कोशिकाओं, सलाकाओं और शंकुओं से होती है। दृष्टि सालिकाएं यानी कि रोड्स जो हैं मंद प्रकाश में प्रकाश और अंधेरे का ज्ञान कराती हैं। जो दृष्टि शालिकाएं होती हैं उनका यह कार्य होता है। इसके विपरीत दृष्टि शंकु जो होते हैं वो तीव्र प्रकाश में वस्तुओं और विभिन्न रंगों का ज्ञान कराती है। कौन? यहाँ पर जो शंकु होते हैं वो क्या है? तीव्र प्रकाश में वस्तुओं का और विभिन्न रंगों का ज्ञान कराती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे मनुष्य के अंगों में कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुपाव्य है? तो सर्वाधिक सुपाव्य कौन सा है? आँख। कौन सा है? आँख यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर के सभी अंगों में आँख क्या है? एक ऐसा अंग है जो कि हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुपाव्य क्या है? सुप्रभाव्य है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों के प्रति मनुष्य की आंखें सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? सोचने के लिए, बिल्कुल सही है। हृदय गति नियंत्रण के लिए, ये भी करेक्ट है। शरीर के संतुलन के लिए, ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन यहाँ डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं तो उपयुक्त तीनों के लिए क्या है? मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। चूंकि जो अंतर्स्रावी ग्रंथियों शरीर की इन क्रियाओं को हार्मोनों द्वारा नियंत्रण करती हैं, इन सभी का नियंत्रण संदेश भेजने का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क करता है। यानी कि मस्तिष्क का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 83 क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। तो बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैंने ये बताया था जो मस्तिष्क है वो हृदय गति को कंट्रोल रखता है, नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट है यहाँ पर यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन। मस्तिष्क क्या है? मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, हृदय गति का नियंत्रण तथा मानव व्यवहार को भी नियंत्रण में रखता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। तो मस्तिष्क के बहुत से कार्य हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। 84 में बोला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इनमें से सही सुमेलित है न्यूरोलॉजी का संबंध होता है तंत्रिका तंत्र से। बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। कार्डियोलॉजी का श्वसन तंत्र से नहीं होता है, इसका होता है हार्ट से। किससे होता है? हार्ट से इसका संबंध होता है। बाकी बात करेंगे यहाँ पर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, इसका मूत्र तंत्र, तो इसका गैस्ट्रोलॉजी का हो जाएगा पेट से। किससे हो जाएगा? पेट से, यानी कि आपके स्टमक से रिलेटेड है। बाकी यूरोलॉजी की बात करेंगे तो यूरोलॉजी का संबंध किससे है? पाचन तंत्र से नहीं है, इसका है मूत्र से, मूत्र तंत्र से इसका संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो न्यूरोलॉजी है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नीचे भी वही दिया है, कार्डियोलॉजी का जो संबंध है वो हृदय से होता है। वहीं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की बात करेंगे तो इसका संबंध पेट और आंत से संबंधित है। यूरोलॉजी का संबंध मूत्र तंत्र से और न्यूरोलॉजी का संबंध किससे होता है? तंत्रिका तंत्र से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, उनको अब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, मनुष्य में क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण होती है? पूछा गया है कि जो मनुष्य है उसमें मांसपेशियों में जो थकावट आती है वो किसके जमा हो जाने के कारण आती है? तो ये आती है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके आती है? लैक्टिक अम्ल के कारण ये समस्या आती है। लैक्टिक अम्ल की अधिक मात्रा हो जाने के कारण पेशियों में संकुचन नहीं हो पाता है, इसी को थकावट कहते हैं। जब क्या है, विश्राम किया जाता है, जब आप रेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे लैक्टिक अम्ल ऑक्सीकृत होकर पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। किसमें किसमें बदल जाता है? पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, जिससे थकावट समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए क्या है, इसमें पायरुविक जो अम्ल है वो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स लैक्टिक अम्ल के कारण ये जो है ऑक्सीकृत होकर पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 86, एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या होती है 206। आपको पता ही होगा, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। मनुष्य के अस्थियों द्वारा निर्मित अंतःकंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। शिशु अवस्था में क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं शिशुओं की। समस्त अस्थियों में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज, जो कि कहाँ होती है? कान में मौजूद होती है। तथा सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर, जो कि आपकी पैर में यानी कि जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 87 की। स्टेपीज नाम है, तो स्टेपीज किसका नाम है? एक अस्थि का नाम है। स्टेपीज एक अस्थि का नाम है जो मध्य कान में पाई जाती है, यानी कि कान के आपके मिडिल पार्ट में पाई जाती है स्टेपीज नाम की अस्थि। यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह इनकस तथा फेनेस्ट्रा ओविलिस को जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है? इनकस तथा फेनेस्ट्रा ओविलिस को जोड़ती है आपस में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी आवश्यकता शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती है? तो ये होती है सोडियम की। सोडियम की आवश्यकता है वो शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती है। बाकी कैल्शियम की भी होती है, फास्फोरस की भी, एंड विटामिन डी की बहुत ही आवश्यकता होती है हड्डियों के लिए। सोडियम की आवश्यकता शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होती है। शरीर में स्वस्थ अस्थियों के निर्माण एवं उसके विकास हेतु तत्वों में कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी एंड मैग्नीशियम आदि प्रमुख पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 89, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? तो ये है चौवड़क। क्या हो जाएगा? चौवड़क इज द राइट आंसर। तो इसमें पूछा है कि कृतंक जो होते हैं यानी कि इंसीजर, अग्र चौवड़क जो कि यानी कि आगे के जो आपके दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। चौवड़क जो मोलर, चौवड़क को क्या बोला गया है? मोलर। रदनक में मोलर या चौवड़क, इसको विजडम टीथ कहा जाता है। चौवड़क दंत में 17 से 25 वर्ष के आयु के मध्य उत्पन्न होते हैं। कब से? 17 से 25 वर्ष के। ये स्थायी दंत होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? स्थायी दंत होते हैं और पीछे की साइड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 की। पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो पेशी थकान के लिए यानी कि जो आपकी मसल्स की थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो ये है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में 500 से अधिक पेशियां होती हैं। पेशियां प्रेरक उपकरण का सक्रिय भाग है। इनके संकुचन के फलस्वरूप विभिन्न गतिविधियां होती हैं। लंबे समय तक कठोर कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण
होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 91 की। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं जबड़े में। जबड़े में क्या है, सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां किस में पाई जाती हैं? जबड़े में, यानी कि आपका जो जॉ है उसमें पाई जाती है। हमारे शरीर में अस्थि तंत्र तथा वहाँ त्वचा के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियों यानी कि मसल्स से बना होता है। पेशियां पेशी कोशिकाओं यानी कि जो मसल सेल्स के द्वारा निर्मित होती हैं। यह एक संकुचनशील ऊतक है जिसकी कोशिकाएं लंबे तंतुओं के रूप में होती हैं। मनुष्य में कुल 639 पेशियां पाई जाती हैं, जिनमें सर्वाधिक पेशियां पीठ 180 पेशियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम के यौगिक होते हैं। कैल्शियम हड्डियों, अंडे के छिलके एवं शंख का मुख्य अवयव है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। कैल्शियम फॉस्फेट ही हड्डियों और दांतों के निर्माण में उपयोगी होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ 92 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया गया है। इससे पहले आप वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपको इस तरह की वीडियोस और भी देखनी है। इसके साथ ही साथ मैं ज्योग्राफी की भी पीवाईक्यूज क्लासेस करवा रही हूँ। अगर आपको देखना है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है, उस पर आप देख सकते हैं। और इसमें जो पॉलिटी की क्लासेस हैं पीवाईक्यूज की, उसकी टोटल 20 क्लासेस इसकी प्रोवाइड करवाई गई हैं आपको। सारे पीवाईक्यूज के लास्ट 25 ईयर्स के पीवाईक्यूज को वहाँ पे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उनको करवाया गया है। अगर आपको देखना है तो उनकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप जल्दी से जाइए और पीवाईक्यूज को देखिए। और इससे पहले आप सेशंस को लाइक कर दें, आप ज़रूर लाइक करें, जिससे क्या है वीडियोस के थोड़े एंगेजमेंट बढ़ेंगे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस और इसी तरह की बनाने के लिए। क्योंकि अभी थोड़ा क्या है, एंगेजमेंट थोड़ा लो हो रहा है क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियोस को। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए और एक लाइक दो। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइए। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपेज, जो कि कहाँ पाई जाती है? कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में। कान के अंदर पाई जाने वाली स्टेपीज सबसे छोटी, जबकि फीमर जो है मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये सबको ही पता होगा। बात करेंगे फोमर फेशियल में पाई जाती है, जबकि मैलियस और इनकस जोड़े के रूप में पाई जाने वाली कान की हड्डियां हैं। तो कौन सी है? मैलियस और इनकम, ये क्या है? इनकस जोड़े के रूप में पाई जाने वाली ये कान की हड्डियां हैं जो स्टेपीज से बड़ी होती हैं। स्टेपीज से क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। कान में कुल मिलाकर 6 हड्डियां होती हैं, जिनका क्रम मैलियस, इनकस और स्टेपीज है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 94 क्वेश्चन की। कुछ बोला है कि प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं लिगामेंट यानी कि स्नायु। स्नायु लिगामेंट के नाम से जानते हैं। लिगामेंट एक तंतुमय संयोजी ऊतक होता है। सह अस्थियों के जोड़े यानी कि जॉइंट को जोड़ने का कार्य करता है। कौन? लिगामेंट, जिससे मनुष्य के विभिन्न अंग आसानी से घूम पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 95 की। वयस्क मानव में होती है। तो वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। वयस्क मनुष्य के कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि जन्म के समय बात करेंगे तो शिशु में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं। वयस्क होने पर शरीर की 94 हड्डियां आपस में संगलित होगी यानी कि फ्यूज हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं बड़ी हड्डियों में। हस्तियों में ओशिन तथा कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हड्डियों में आपकी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र। इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं उन पर बात करेंगे, यानी कि ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे। पूछा है कि हीमोग्लोबिन है
तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन है एक गोलाकार प्रोटीन। कैसा है? एक गोलाकार प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक गोलाकार प्रोटीन है। रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन पृष्ठवंशियों की लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाया जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों या गिलों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाता है, जहां वह कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। नेक्स्ट बात करेंगे 97 की। गति प्रेरक का कार्य होता है। तो गति प्रेरक का कार्य होता है, यह क्या है? हृदय स्पंदन को समायोजित करता है। क्या करता है? हृदय स्पंदन को समायोजित करता है। गति प्रेरक का कार्य हृदय को समंजित करना। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है, जब स्पंदन दर क्या हो जाती है? 72 से 80 से गिरकर 30 से 40 के स्तर पर पहुंच जाती है। तो गति प्रेरक उसे 72 से 80 के स्तर पर लाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। कैसी गैस है? तो एक जहरीली गैस है जो मुख्यतः मोटर गाड़ी के ईंधन जलने पर निकलती है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनाता है। तो कौन सा बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकता है। अंततः इसे आदमी की मौत भी हो सकती है। तो इतनी जहरीली गैस होती है। ज्ञातव्य है कि हीमोग्लोबिन एक लाल रक्त कण के कोशिका द्रव्य में एक प्रोटीन वर्धक और लोहा से बनता है। इसका मुख्य कार्य रक्त संचालन क्रिया के दौरान फुसफुस से O2 ग्रहण करना है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। तथा पुनः ऊतकों तक पहुंचने पर ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ऊतक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात O2 के संचालन का कार्य करता है। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 की। पूछा है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडियो सोडियम का। रेडियो सोडियम का क्या है? मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए, यानी कि उसको मापने के लिए किया जाता है। तो क्या है इसमें? रेडियो सोडियम का प्रयोग क्या है? मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह, यानी कि जो रक्त के प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है। रेडियो सक्रिय फास्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज में होता है। रेडियो सक्रिय आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न विकार ज्ञात करने में किया जाता है। रेडियो सक्रिय आयरन का उपयोग एनीमिया, यानी कि रक्त अल्पता रोग ज्ञात करने में होता है। किसका? रेडियो सक्रिय आयरन का उपयोग। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये है पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि इसके अच्छे स्रोत हैं। सोडियम रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा यह जल का संतुलन बनाए रखता है। लवण, मांस, मछली, अंडा, दूध सोडियम के अच्छे स्रोत हैं। लोहा मानव के पौष्टिक भोजन का अनिवार्य तत्व है। लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है, जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। इसकी कमी से अरक्ता रोग होता है और यकृत इसका सर्वोत्तम स्रोत है। क्या है? यकृत जो है वो इसका सर्वोत्तम स्रोत है। इसके अतिरिक्त अंडा, पालक, मेथी, अनाज, मेवे इत्यादि में भी लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 की। तो आइए देखते हैं, कथन और कारण वाला ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कौन सा करेक्ट है। कथन दिया गया है, कटे स्थानों से, जो कटे स्थान है आपके, उसमें क्या है? रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। अगर आप कहीं पे कट लग गया है
अगर उसको ब्लड नहीं रुक रहा है तो ब्लड आपको रोकने के लिए क्या है, फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो ब्लड है वो उसका रुक जाता है। कारण यहाँ पर दिया गया है क्योंकि रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? फिटकरी का। रक्त मुख्यतः कोलाइडी विलयन है जिसमें वी चार्ज के कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के कारण ब्लड रक्त स्कंदित हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। तो ये किसमें होता है? प्लीहा में। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिनों तक होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है। इसके बाद प्लीहा में इसका क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। श्वेत रक्तकण यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल कर्पल्स होते हैं, उनका आकार एवं रचना में यह अमीवा के समान होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। किसका? डब्ल्यूबीसी का। इसका जीवन काल 3 से 7 दिन का होता है। तो जीवन काल कितना होता है? 3 से 7 दिन का। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है और इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी में क्या है? केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 103 की। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप किस्म का विचार किए बिना ही दिया जा सकता है? तो ये बनाया है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने ऐसे कृत्रिम रक्त का निर्माण किया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है। किसकी है? प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या है। तो मानव रक्त की पीएच वैल्यू है 7.36 से लेकर 7.42 तक। कितनी है? मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू है वो है 7.4 होता है। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्या होता है? क्षारीय हो जाता है। तो क्या होगा? अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अगर अधिक है तो वो कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 105 की। रक्त के स्कंदन में फाइब्रोनजोन के फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम है? यह है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन इज द राइट आंसर। थ्रोम्बिन एक एंजाइम की तरह कार्य करता है जो प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रोनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट बात करेंगे 106 की। मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन होती है। तो ये होती है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन होती है। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग लगभग 70% का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। यह रुधिर के पोटेशियम तथा प्लाज्मा के सोडियम से मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। कार्बोनिक अम्ल के रूप में CO2 का 7% भाग क्या है? परिवहित होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 107 की। तो 107 में बोला है यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हों तो निम्नलिखित रक्त समूह में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है? यानी असंभव यहाँ पर पूछा है तो ये हो जाएगा ओ रक्त समूह। कौन सा हो जाएगा? ओ रक्त समूह। यदि माता पिता का रक्त समूह कैसा है? ए और ए बी है, तो उसमें क्या हो जाएगा? जो नवजात शिशु है वो ओ रक्त समूह का नहीं होगा, ये असंभव हो जाएगा। वो तो या तो ए बी का होगा या बी का होगा सिर्फ, या ए रक्त समूह का होगा।
ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पर माता का रक्त समूह दिया है, बच्चों में से संभावित रक्त समूह एंड बच्चों में असंभावित रक्त समूह यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पे दिया है अगर माता पिता का ओ ग्रुप है तो यहाँ पे बच्चे भी कैसे होंगे, ओ ग्रुप के होंगे, उनमें से ये वाले असंभावित होंगे। ठीक है, ए नहीं होगा, ना बी होगा, ना ए बी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर दी गई है सारणी, आप देख सकते हैं। अगर माता पिता का ओ और ए ग्रुप है तो यहाँ पे बच्चे की संभावना जो होगी वो होगी ओ ग्रुप या फिर ए ग्रुप। यहाँ पर ओ और बी है तो यहाँ पे भी ओ और बी हो जाएगा। यहाँ ओ और ए बी दिया हुआ है तो बच्चे की संभावित रक्त समूह क्या होगा, ए और बी। ओ नहीं होगा, ए और बी होगा। यहाँ पर ए और ए दिया है तो यहाँ पर संभावित जो रक्त समूह है वो ए और ओ हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन सारे रक्त समूह यहाँ पर दिए गए हैं। इस हिसाब से क्या है, माता पिता से रक्त समूह पाए जाते हैं बच्चों में। नेक्स्ट देखेंगे 108 की। हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण होता है वेसोफिल्म के द्वारा। किसके द्वारा? वेसोफिल्स के द्वारा इसका निर्माण होता है। हिपेरिन रक्त प्रतिस्कंदी है जिसका निर्माण शरीर में फेसोफिल्स तथा मास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रयोगात्मक और चिकित्सा उपकरणों जैसे टेस्ट ट्यूब और गुर्दे की डायलिसिस मशीनों का थक्का रोधी आंतरिक सतह बनाने के लिए किया जाता है। फार्मास्यूटिकल ग्रेड हिपेरिन्स को मांस के लिए वध किए जाने वाले जानवरों जैसे शुक्रिए यानी कि शुअर, आंत या गोजातीय फेफड़े या म्यूकोशल युतकों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 की। निम्न में से कौन श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका नहीं है? कौन सी इसमें से कौन सी पूछा है श्वेत रक्त कोशिका है जो भक्षक कोशिका नहीं है? तो ये है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स जो है वो भक्षक कोशिका नहीं है। इयोसिनोफिल्स जो है 2.8% भक्षक कोशिकाएं नहीं है। अन्य श्वेत रक्त कोशिकाओं की तरह प्रतिजन का भक्षण करने की जगह इयोसिनोफिल्स रसायनों का उत्सर्जन करते हैं जो प्रतिजन को नष्ट कर देते हैं और इयोसिनोफिल्स मुख्यतः परजीवियों के प्रति सक्रिय होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 110 की। पूछा है निम्न में से किस जोड़े के बीच शादी असंगत होगी? तो कौन सा जोड़ा है जिसके बीच में शादी असंगत होगी? RH प्लस पुरुष और RH माइनस स्त्री, इन दोनों की शादी क्या होगी? असंगत होगी। RH प्लस पुरुष और RH माइनस स्त्री से विवाह संबंध जो है वो असंगत होगा क्योंकि RH प्लस पिता तथा RH माइनस माता की दूसरी संतान कैसी होती है? मृत पैदा होती है। कैसी होती है? मृत पैदा होती है। RH प्लस भ्रूण और RH माइनस के माता के शरीर में वृद्धि करते समय माता के शरीर में प्रतिरक्षी यानी कि जो एंटीबॉडी है वो बन जाता है जिसके कारण जन्म के तुरंत बाद रुधिर आश्लेषण के कारण शिशु की मृत्यु हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है, जो शिशु होता है वो जन्म के तुरंत बाद खत्म हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 11 यानी कि 111, क्वेश्चन नंबर 111 की। रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है तो ये किसके द्वारा ले जाया जाता है? ये ले जाया जाता है कार्बोनिक एसिड के रूप में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शरीर के विभिन्न अंगों से प्राप्त CO2 को रक्त द्वारा कार्बनिक एसिड 70% के रूप में फेफड़ों तक ले जाया जाता है। फेफड़ों द्वारा इसका पुनः उत्सर्जन CO2 के रूप में होता है। किसके द्वारा? CO2 के रूप में। नेक्स्ट बात करेंगे लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन है तो ये है कौन सा रक्षक प्रोटीन है? तो ये वाला है ऑप्शन नंबर डी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडी शरीर में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसका निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। विशेष रूप से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में एंटीजन बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों को पहचानने और उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर दिल का दौरा किस कारण होता है, तो दिल का दौरा जो है वो होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण, जो हार्ट अटैक है वो पड़ जाता है। रोधगलन या तीव्र रोधगलन को आमतौर पर हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक या दिल के दौरे के रूप में जाना जाता है। इसमें हृदय के कुछ भागों में रक्त संचार में बाधा होती है, जिसमें दिल की कोशिकाएं मर जाती हैं। यह आमतौर पर कमजोर धमनी कलका धमनी कलाकांठनीय पट्टिका के विदारण के बाद परिहद धमनी के रोध यानी कि रुकावट के कारण होता है, जो कि लिपिड यानी कि फैटी एसिड का एक अस्थिर संग्रह और धमनी पट्टी में श्वेत रक्त कोशिका विशेष रूप से वृहत बच्छक कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 114 की। यदि एक बालक का रक्त समूह AB तथा पिता का रक्त समूह O है तो माता का रक्त समूह क्या होगा, तो माता का रक्त समूह कुछ भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ना तो A होगा, ना B होगा, ना O होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बालक का रक्त समूह AB, पिता का रक्त समूह O और माता का रक्त समूह A और B दोनों हो सकता है। यानी कि माता का जो रक्त समूह है वो या तो A होगा और या तो B होगा, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, या ए बी दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि वर्नस्टीन ने 1924 में पता लगाया था कि ए बी और रुधिर वर्ग मनुष्य को एक आनुवांशिक लक्षण है, अतः यह संतानों में मेडल के नियमानुसार जनक से प्राप्त जीन्स के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, जो माता का जो रक्त समूह है वो ए तथा बी दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 115 की। बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। किसमें होता है, अस्थि मज्जा में। बी लिम्फोसाइट को कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस। यह अस्थि मज्जा में बनता है तथा हिमरोलर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो आपको बताना है रक्त की मात्रा कितनी होती है, लगभग 5000 मिलीलीटर। एक सामान्य वयस्क में रक्त की मात्रा उसके कुल भार का लगभग 7% होती है। कितने प्रतिशत, 7%। यहाँ पर रक्त की मात्रा दी है और यहाँ पे उनका जो वजन है वो दिया है इंटू 60 और अपॉन 100, तो यहाँ पर जो मात्रा है वो निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 117 की। निम्न में किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन से अधिकतम बंधुता है, तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रसार गुणांक ऑक्सीजन से अधिक होता है। जब शरीर में जो है CO की मात्रा बढ़ जाती है, यह हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया करके कार्बो क्या है कॉर्बो कॉर्बो हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है, जो एक विषैला पदार्थ है, इसमें मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन में जो धातु होती है वह कौन सी है, तो वह है लोहा। लोहा वह धातु है। रुधिर वर्णिका है जो कि हीमोग्लोबिन में उपलब्ध लाल कण जिनमें लोहा होता है और वह ऑक्सीजन का वहन करते हैं। यह हीमोग्लोबिन एक धातु प्रोटीन है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः स्वास्थ्य व्यक्ति के शरीर के ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम क्या होती है, 100 मिलीग्राम डेसीलीटर के बीच में होती है। नेक्स्ट बात करेंगे 120 की। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है, तो लौह विद्यमान होता है मायोग्लोबिन में। प्राकृतिक पदार्थ मायोग्लोबिन में आयरन विद्यमान रहता है। कशेरुक प्राणियों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में प्रवेश करती है, जहां ऑक्सीजन का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंधित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऊतकों में जाकर इस ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन में स्थानांतरित कर देता है। नेक्स्ट बात करेंगे 121 की।
हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही है। जो ब्लड है वो कैसा होता है? लाल रंग का। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी सही है स्टेटमेंट। यह कुछ अम्लीय होता है, तो कुछ अम्लीय नहीं होता है, अम्लीय होने के साथ साथ कैसा होता है? क्षारीय भी होता है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक पाया जाता है। कौन सा? हीम नामक रंजक, जिसके कारण रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को तथा ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। यह अम्लीय ना होकर कैसा होता है? क्षारीय विलयन होता है। कैसा होता है? तो इसमें पूछा है यह कुछ अम्लीय होता है, तो अम्लीय नहीं होता है, यह कैसा होता है? क्षारीय विलयन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 122 की। आरएच कारक यानी कि जो आरएच फैक्टर है उसकी खोज किसने की है? तो उसकी खोज की है लैंड स्टीनर और वीनर ने। लैंड स्टीनर तथा वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की खोज की है। तो किसमें की है? रीसस बंदर के, जिसे आरएच फैक्टर कहा जाता है। वह लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। यदि रक्त में यह प्रोटीन है तो आरएच प्लस होगा, यदि यह प्रोटीन नहीं है तो आरएच माइनस होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 123 की। रक्त समूहों की खोज की, तो ये किसने की है? ये की है कार्ल लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की है। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स की खोज 1902 में लार्ड जो कॉल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक हैं उन्होंने की है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की। वहीं रॉबर्ट कॉच की बात करेंगे तो इन्होंने टीबी के जीवाणु की खोज की है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। तो 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के किससे? एक प्रकार से बंदर से। ओ ए तथा बी ओ ए बी तथा ए बी चार प्रकार के यहाँ पर रक्त समूह पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला तो है ओ, फिर है ए, फिर है बी और चौथा है ए और बी। ये चार प्रकार के क्या हैं? रक्त समूह, ब्लड ग्रुप्स हैं। ओ समूह क्या होता है? सर्वदाता होता है तथा ए बी सर्वग्राही समूह होता है। ओ समूह कैसा होता है? सर्वदाता होता है, यानी कि सबको ये अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। और ए बी क्या होता है? सर्वग्राही, यानी कि ये सबका ब्लड ले सकता है। ए बी क्या है? सबका ब्लड ले सकता है। रक्त आदान के समय आरएच फैक्टर की जांच की जाती है और आरएच प्लस को आरएच प्लस का रक्त तथा आरएच माइनस को आरएच माइनस का रक्त दिया जाता है। आरएच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने किस पर की थी? तो बंदर में की थी। नेक्स्ट बात करेंगे 125 की। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान यानी कि ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है ओ माइनस का। यदि आर एच प्लस व्यक्ति का रक्त आर एच माइनस व्यक्ति को दिया जाए तो वह आर एच माइनस वाले जो व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कर सकता है, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। अतः एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो उसे ओ माइनस रक्त समूह का दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे 126 की। एवी रक्त वर्ग वाले जो एवी ब्लड ग्रुप वाले हैं व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्तग्राही भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी का अभाव होता है। किसका होता है? एंटीबॉडी का अभाव होता है। रक्त समूह एवी के व्यक्तियों में ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं। इनमें कोई भी प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी नहीं होती है तथा एवी वर्ग जो है एवी वर्ग रक्त समूह के व्यक्तियों को ए वी
AB और O में से किसी भी वर्ग का रक्त ले सकता है। AB जो है वो सर्वग्राही होता है, वो किसी का भी वर्ग, किसी भी ब्लड ग्रुप के जो ए ब्लड ग्रुप के किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है। AB जो होता है सर्वग्राही होता है, सब ब्लड ग्रुप्स का ब्लड ले सकता है ये। बात करेंगे 127 की। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक यानी कि दाता यूनिवर्सल डोनर है? तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ समूह। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक दाता यानी कि क्या बोलते हैं? डोनर बोलते हैं। और रक्त समूह एवी को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, यानी कि लेने वाला। रक्त समूह ओ में कोई प्रतिजन नहीं होता है, अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। रक्त समूह की खोज लॉर्ड किसने की है? कॉल लैंड स्टीनर ने की है। इसका जन्म क्या है? जून कब हुआ है? 14 जून 1868 में वियना में हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे 128 की। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? थ्रोम्बिन का संबंध है यहाँ पर रक्त जमाव में। रक्त जमाव नामक शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है। थ्रोम्बिन रक्त में उपस्थित एक एंजाइम है जो फाइब्रोजन को फ्राइमिन किस में बदलती है? फ्राइमिन में परिवर्तित कर रक्त जमाव में मदद करता है। रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया निम्नवत है। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हृदय कब आराम करता है। तो हृदय कब आराम करता है ये आपको बताना है। तो ये आराम करता है दो धड़कन होती हैं उनके बीच में ये आराम करता है। बिल्कुल आराम कर जाएगा तो आप टाटा बाय बाय हो जाएंगे इस दुनिया से। तो हृदय कभी भी वैसे बेसिकली देखा जाए तो कभी भी आराम नहीं करता है, कंटिन्यूसली ये चलता ही रहता है। तो इसको जो आराम करने का थोड़ा भी अगर टाइम मिलता है तो जो दो धड़कन होती हैं उनके बीच का जो समय होता है उनमें ये आराम करता है। हृदय क्या है? दो धड़कनों के बीच आराम करता है। हृदय की पंपिंग क्रिया उसकी पेशी युक्त भित्तियों के संकुचन पर निर्भर करती है। आलिंद तथा निलय का बारी बारी से संकुचन तथा सीथिलन यानी कि रिलैक्सेशन कार्य चलता रहता है। जैसे सीथिलन अधिक होता है इनमें सिराओं से रुधिर आता है। निलय में रुधिर भर जाने के बाद इसमें अलिंद की अपेक्षा अधिक तेजी से संकुचन होता है, जिससे इनमें भरे रुधिर पर दबाव पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे 130 की। बोला है निम्नलिखित में से कौन अल्पता से संबंध है? अल्पता से संबंधित है निम्न रक्तचाप। तो इसमें बात करेंगे जो निम्न रक्तचाप है यानी कि लो ब्लड प्रेशर, इसमें हृदय की संकुचन संख्या और तीव्रता दोनों में कमी आ जाती है, धमनियां फैल जाती हैं तथा रक्त की कमी आ जाती है। यही कारण है कि रक्त का दबाव कम हो जाता है। और कारण क्या है? पोटेशियम की कमी, लौह अंश और हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त अल्पता रोग होता है। जोड़ों का दर्द लैक्टिक अम्ल के जमाव से होता है। जो जोड़ों का दर्द होता है वो किसके कारण होता है? जो लैक्टिक अम्ल है उसके जमाव के कारण आपके जॉइंट्स में पेन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 131 की। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। इसमें लौह होता है, तो इसमें लौह होता है, बिल्कुल करेक्ट है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी करेक्ट है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखेंगे इसमें इसकी जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको देखेंगे। हीमोग्लोबिन क्या है? ये लोहा यानी कि हीम, और जो ग्लोबिन है, जो ग्लोबिन क्या होता है? एक टाइप का प्रोटीन होता है। ये लाल रक्त कण के कोशिका द्रव के एक प्रोटीन वर्णक और लोह में रहता है। इसी के कारण रक्त का लाल रंग होता है। यह रक्त संचालन क्रिया के दौरान फुसफुस से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल देता है। तो किस में बदल देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। पुनः ऊतकों में पहुंचने पर इसमें ऑक्सीजन अलग हो जाती है और ऊतक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं और हीमोग्लोबिन ऊतकों में उपापचय के दौरान CO2 का कुछ भाग ग्रहण कर प्रीफिस्टन में ले जाता है, जो श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकल जाता है। रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य
श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि जो WBC होती हैं उनमें करते हैं। WBC को वीर सिपाही की संख्या से अभिहित किया जाता है क्योंकि शरीर में रोगों से सुरक्षा करता है WBC। नेक्स्ट बात करेंगे 132 की। पूछा है इसमें रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो होती है 1.34 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसीलिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना होता है 1.34 मिलीलीटर। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन एक प्लाज्मा यानी कि प्रोटीन नहीं है। पूछा है कि इनमें से कौन सा एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। तो ये है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर स्थित होता है। किसमें होता है? लाल रक्त कणिकाओं कोशिकाओं के भीतर में स्थित होता है। हीमोग्लोबिन शरीर के फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का वहन करती हैं और ऊतकों से वापस फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाती हैं। जबकि प्लाज्मा की बात करें तो ये प्रोटीन रक्त के प्लाज्मा भाग में पाए जाते हैं। ये संचार प्रणाली में लिपिड, हार्मोन, विटामिन्स और खनिज के परिवहन और आकस्मिक जो गतिविधियां होती हैं उनका नियमन और प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 134 की। बोला है निम्न में से कौन सा सही है। आपको सही कथन इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर दिया है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। किसके माध्यम से? किडनी के माध्यम से। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो सारा रक्त है वो किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ये किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव शरीर से संपूर्ण रक्त जो वृक्क किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किसके माध्यम से? किडनी के माध्यम से। यह रक्त में फास्फेट, नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया एवं यूरिक अम्ल को पृथक करता है। यह रक्त में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अर्थात पीएच मान को स्थायी बनाए रखता है। रक्त के परासरणी दाब तथा उसकी मात्रा का नियंत्रण करता है। यह रुधिर तथा ऊतक द्रव्य में जल एवं लवणों की मात्रा को निश्चित कर रुधिर दाब बनाए रखता है। क्या है? रुधिर दाब जो है उसको बनाए रखता है। ऑक्सीजन की कमी होने पर एरिथ्रोपोइटिन नामक जो हार्मोन है उसके द्वारा लाल रुधिराणु के तेजी से बनाने में सहायक होता है। वृक्क कुछ पोषक तत्वों का जो अधिशेष भाग जो है जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल आदि का निष्कासन करता है। नेक्स्ट बात करेंगे 135 की। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। तो आवश्यक खनिज है पोटेशियम। शरीर के हृदय की सही कार्यशीलता के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में जो पोटेशियम है उसका होना बहुत जरूरी है। यह एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट, एक ऐसा पदार्थ जो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम के साथ मिलकर शरीर में विद्युत शक्ति का संचालन बनाए रखता है। तो उससे ही होता है। किससे होता है? पोटेशियम का होना बहुत जरूरी है। पोटेशियम हृदय की सही कार्यशीलता के लिए जरूरी होता है और हड्डियों और मांसपेशियों की सिकुड़न जो है वो पाचन क्रिया और जो मांसपेशियों की कार्यशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करेंगे 136 की। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडियो सोडियम का। रेडियो एक्टिव ट्रेसर रेडियोधर्मी आइसोटोप की अल्प मात्रा और रेडियोधर्मी विहीन आइसोटोप की अधिक मात्रा का मिश्रण है जिसे मनुष्य के शरीर में तत्व के प्रवाह का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका पता लगाने के लिए? जो मनुष्य के शरीर में तत्व के प्रवाह का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रेडियो सोडियम क्या है? रेडियो सोडियम सोडियम के नमक का विलयन रक्त में मिलाकर रक्त के प्रवाह की दिशा और किसी वादा का अध्ययन किया जाता है। किससे? रेडियो सोडियम से। नेक्स्ट है 137। शरीर में जो प्लेटलेट्स जो होती हैं उसके उत्पादन का नियंत्रण करता है। तो उसके उत्पादन का जो नियंत्रण करता है वो करता है थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बोपोइटिन जो है वो इसके उत्पादन का नियंत्रण
करता है। थ्रोम्बोपोइटिन लिवर और गुर्दे में बनने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। तो कैसा है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोपोइटिन की वजह से विभाजित होकर खून में समाहित होते हैं। किसमें होते हैं? खून में, आपके ब्लड में समाहित होते हैं और सिर्फ 10 दिन के जीवन काल तक संचारित होने के बाद स्वतः यानी कि स्वयं से नष्ट हो जाते हैं। शरीर में थ्रोम्बोपोइटिन का काम प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य बनाना होता है। तो इसका कार्य क्या होता है? जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है उसको सामान्य बनाना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 138 की। हृदय कब आराम करता है? तो हृदय आराम करता है दो धड़कनों के बीच में। ये सेम रिपीट होकर आया है क्वेश्चन, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन और करवाया इसी तरीके का। सेम क्वेश्चन रिपीट होकर आया है सेम ऑप्शंस के साथ। तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो दो धड़कनों के बीच का समय होता है उसमें जो आपका हार्ट होता है वो रेस्ट करता है। इसमें दो धड़कनों के बीच हार्ट जो है वो आराम करता है। हृदय की पंपिंग क्रिया उसकी पेशी युक्त भित्तियों के संकुचन पर निर्भर करती है। आलिंद तथा निलय का बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन जो रिलैक्सेशन है उसका कार्य चलता रहता है। जैसे शिथिलन अधिक होता है, इनमें सिराओं से रुधिर आता है। किसमें? सिराओं से रुधिर आता है। निलय में जब रुधिर भर जाने के बाद इनमें आलिंद की अपेक्षा अधिक तेजी से संकुचन होता है, जिसमें इनमें भरे रुधिर पर दबाव पड़ता है। किस पर? रुधिर पर। नेक्स्ट बात करेंगे जो पेस मेकर है वो किससे संबंधित है? तो पेस मेकर की बात करेंगे तो ये संबंधित है हृदय से, हार्ट से आपके संबंधित है पेस मेकर। पेस मेकर का संबंध किससे है? हार्ट से। हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए कृत्रिम पेस मेकर एक चिकित्सा उपकरण है जो दिल की मांसपेशियों से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रोड द्वारा प्रदत्त विद्युत आवेग होते हैं उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट बात करेंगे एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है 120/80, यानी कि 120 आपके ऊपर का जो बीपी है वो होना चाहिए और 80 नीचे का। जब निलय अपने आकुंचन द्वारा धमनियों में रक्त पंप करता है तो इस रक्त का दबाव धमनियों की दीवार पर पड़ता है। इस दबाव को धमनी दबाव या रक्तचाप कहा जाता है। इसे सबसे पहले हेल्स ने घोड़ों में नापा था। किसमें नापा था? घोड़ों में नापा था। मनुष्य में आकुंचन एवं विस्तारण क्रमशः 120 तथा 80 mmg में होता है। किसमें होता है? mmHg में होते हैं। डॉक्टर इन्हें क्या बोलते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर यंत्र से मापते हैं। कलाई में त्वचा के नीचे की धमनी के प्रसरण दर को अनुभव करके डॉक्टर हृदय स्पंदन की दर को निर्धारित करते हैं। किसके द्वारा? कलाई के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे 141 की। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान, पीएच जो स्तर है वो क्या होता है? तो पीएच स्तर होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। किससे होती है? भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। यह क्या होता है? लाल रंग का चिपचिपा तरल होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में यह 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7 to 8% होती है। तो मानव शरीर में जो रुधिर का भाग होता है तो उसमें क्या है, जो रुधिर की मात्रा होती है वो शरीर के भार का लगभग 7 to 8% होती है। रुधिर तरल संयोजी ऊतक है जिसमें तरल प्लाज्मा व ठोस कणिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? जिसमें क्या होता है? तरल प्लाज्मा व ठोस कणिकाएं। यह हल्का क्षारीय जिसका पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 142 की। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन है वो करती है उसी दर पर जिस पर हृदय कार्य करता है। उसी दर पर जिस पर क्या है? हृदय करता है। तो यहाँ पे देखेंगे नब्ज धमनियों की धड़कन है। क्या है? नब्ज जो है वो क्या है? धमनियों की धड़कन है। जब रक्त धमनियों में हृदय प्रकुंचन द्वारा पंप किया जाता है तथा धमनी में रक्त दाब जो बीपी है वो बढ़कर 120 पहुंचता है, उस समय धमनियों की दीवार खिंच जाती है। इसके विपरीत हृदय शिथिलन के समय धमनियों में रक्त दाब घटकर कितना हो जाता है? 80 mmg हो जाता है, रह जाता है।
इस समय धमनी की दीवार अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार हृदय स्पंदन के साथ साथ धमनियों में भी स्पंदन रहता है। धमनियों के इस स्पंदन को क्या बोलते हैं? नाड़ी या नब्ज कहते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये होते हैं 4। मानव हृदय में कक्षों की जो संख्या है वो होती है 4, 2 आलिंद और 2 निलय। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएंगे। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। पौधे में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। किसमें? जंतु कोशिका में। बल्कि कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है। किससे? जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर बात करेंगे प्रजनन तंत्र की। किसकी बात करेंगे? प्रजनन तंत्र की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इससे रिलेटेड अब जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, देन हम इस क्लास को एंड करेंगे। इससे पहले आप क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है बट ये पीवाईक्यूज आपकी आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं वो उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 145 क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों में रजनोत्पत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो इसमें ऑप्शन यहाँ पर कोई भी नहीं दिया है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो सारे गलत दिए हुए हैं। तो आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन महिला के मासिक चक्र से जुड़ा हार्मोन होता है। किससे? महिला के मासिक चक्र से जुड़ा हार्मोन होता है, पीरियड से। स्त्री के रजनोनिवृत्ति के पश्चात दोनों हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। तो क्या है? उत्तर प्रदेश आयोग ने प्रारंभ में जारी उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना था। किसको? विकल्प सी को। किसको? एस्ट्रोजन को। लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। बट क्या है? संशोधित उत्तर कुंजी आई थी तो उसमें क्या है? इस प्रश्न को बाहर कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो एस्ट्रोजन है जो इन्होंने माना था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, तो इस प्रकार से इसमें फिलहाल के लिए कोई सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 146। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो ये रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। कब से? 1 से 2 दिनों के लिए। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता 1 से 2 दिनों यानी कि 48 से 72 घंटे के लिए सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अन्य तथ्य यानी कि अदर फैक्ट्स दिए हैं, इन पर भी बात करेंगे और आई थिंक 10 से 12 क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन पित्तनाशक नहीं है? इनमें से कौन सा पित्तनाशक नहीं है? तो ये है हिस्टामीन। हिस्टामीन जो है वो पित्तनाशक नहीं है। दिए गए विकल्पों में हिस्टामीन पित्तनाशक नहीं है। हिस्टामीन क्या है? आँखों, नाक, गले, फेफड़ों, त्वचा या पाचन मार्ग पर कार्य करता है। यह एंटी एलर्जिक होता है। इसके अतिरिक्त सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग पित्तनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है 148। मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो मेलानिन जो है वो हमारे शरीर की परावैंगनी किरणों से रक्षा करता है। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य यानी कि पिगमेंट है जो पृथ्वी के अधिकतर जीवों में पाया जाता है। मनुष्य में यही बालों, त्वचा और आंखों को रंग देता है। यदि मेलानिन कम हो जाए तो आंखों का रंग हरा या नीला, बालों का रंग सुनहरा और त्वचा का रंग श्वेत हो जाता है यानी कि वाइट पड़ जाता है। मेलानिन सूरज की किरणों में मौजूद हानिकारक परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और जिससे कई रोग यानी कि कैंसर तक हो सकता है। किससे? जो परावैंगनी किरणें होती हैं उनसे। नेक्स्ट बात करेंगे 149 की। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो हार्मोन मूड ये वाला गलत हो जाएगा। एंजाइम उपापचय ये भी। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो पाचन से, सॉरी इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित
कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो एंटीऑक्सीडेंट है वो पाचन से सुमेलित नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न मुक्त मूलकों का अवशोषण हो जाता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं एवं शरीर लंबे समय तक क्या रहता है, जवान रहता है, यानी कि यंग रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे 150 की। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो ये जो अमीनो अम्ल है जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण? प्रोटीन का। अर्थात अमीनो अम्ल प्रोटीन की छोटी इकाई है। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है, यानी कि इकट्ठा नहीं होता है। नेक्स्ट है 151। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि जो अर्थराइटिस होता है निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो ये होता है यूरिक अम्ल के, यूरिक एसिड से होता है। मानव शरीर के गुर्दे जब मूत्र को सामान्य स्तर से कम अथवा अधिक बनाने लगते हैं तो यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है और इसके जमाव के कारण ही मानव शरीर के जोड़ों में गठिया नामक रोग हो जाता है, यानी कि अर्थराइटिस हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 152 की। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह कौन सा है? तो वह है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वह पदार्थ है जो शरीर से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। शरीर में निर्जलीकरण से सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है तथा शरीर में अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। मानव शरीर को कार्य करने के लिए निर्धारित मात्रा में कम से कम 8 गिलास के बराबर तरल पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक होता है। कितना? कम से कम 8 गिलास। कम से कम यहाँ पर बताया गया है, बाकी आप थोड़ा इसको बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 153 की। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है? तो वह है फॉस्फोरस। कौन सा है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारे शरीर में अम्लीयता व क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो ये होता है 98.6 डिग्री। इतना क्या होता है जो मानव शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मानव शरीर का तापक्रम। तो मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। तो कैसा है मानव शरीर का तापक्रम? इसी टाइप का है। कैसा है मानव शरीर का जो तापक्रम है वो ना ही जाड़ों में घटता है यानी कि कम होता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, तो सामान्यतः मानव शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है? 98.6 या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 156 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण अनुपस्थिति से अवर्णकता अविलक्षणित होती है? तो ये होती है मेलानिन। मेलानिन की क्या है? अनुपस्थिति से ये होता है। मेलानिन के अनुपस्थिति से अवर्णकता होती है। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य यानी कि पिगमेंट होता है जो मनुष्य के बालों, त्वचा और आंखों का क्या है? आंखों को रंग प्रदान करता है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप है वो क्या है? यूमेलिनिन। यूमेलिनिन जो है वो जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट है 157। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु निम्नलिखित में से किन दो खनिजों का उपयोग होता है? तो ये होता है सोडियम और पोटेशियम का। सोडियम और पोटेशियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट है शारीरिक क्रियाकलापों या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज या ऊर्जा की खपत अत्यधिक बढ़ जाती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है ऑक्सीजन ऋण। कठिन परिश्रम के दौरान शरीर में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मांग आपूर्ति के मुकाबले बढ़ जाती है। पेशियां ईंधन के सुरक्षित भंडार का उपयोग करने लगती हैं जिससे कि शरीर के बेकार पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें लैक्टिक एसिड प्रमुख होता है। किस होता है? लैक्टिक एसिड जो है वो प्रमुख होता है। पेशियां जो हैं वो शरीर को ऑक्सीजन ऋण की स्थिति में ले आती हैं। पुनः ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आपूर्ति होने पर शरीर सामान्य स्थिति में हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 159। मानव शरीर में त्वचा के नीचे पाए जाने वाले वसा का क्या कार्य है?
तो बसा का कार्य है यहाँ पर शरीर के लवणों को क्षय रोकना, शरीर की ऊष्मा का क्षय रोकना एंड हानिकारक सूक्ष्म जीवों को रोकना। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। त्वचा के वहाँ स्तर एवं सबक्यूटनेस उत्तक के बीच स्थित बसा एक स्तर होता है। यह दो भागों का बना होता है, पेपिलरी डर्मिस एवं रेटिकुलर डर्मिस। कौन कौन सा दो भाग कौन से? पेपिलरी डर्मिस और रेटिकुलर डर्मिस। डर्मिस के भीतर रक्त वाहिकाएं 4 प्रकार का कार्य करती हैं: पोषण प्रदान करना, तापमान नियंत्रित रखना, सूजन को नियंत्रित रखना और घाव भरने में मदद करना। नेक्स्ट है 160, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, तो बिल्कुल सही है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टेटमेंट गलत है ये वाला। तो इसमें हो जाएगा ए सत्य है, परंतु क्या है, आर यहाँ पर असत्य हो जाएगा। मेलाटोनिन जो है वो निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। कैसा है? नियंत्रित करने वाला। यह केवल रात में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीचों बीच पीनक ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। पीनक ग्लैंड सीधे आंखों से जुड़ी रहती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। शाम ढलते ही मेलाटोनिन का स्राव शुरू हो जाता है, अतः इसे रात का हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? मेलाटोनिन को। ठीक है, क्योंकि प्रकाश में इसका क्या होता है, स्राव नहीं होता है। प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है, जैसे जैसे क्या है अंधेरा होता जाता है इसका स्राव स्टार्ट हो जाता है शाम के टाइम पे। नेक्स्ट बात करेंगे 161 की। कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय चया क्या है चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल का। कठोर व्यायाम के कारण मांसपेशियों में चयापचय जो है उप उत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप थकान का अनुभव होता है, यानी कि थकान फील होती है आपको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। सो फ्रेंड्स 162 क्वेश्चन है आज की सीरीज का, ये लास्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसकी उपस्थिति शरीर में कितनी है? 65% के बराबर होती है। जबकि कार्बन की उपस्थिति की बात करेंगे तो यह है 18.5% एंड नाइट्रोजन की उपस्थिति की बात करेंगे तो यह है 3.2%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा जो तत्व है वो पाया जाता है? दैट इज ऑक्सीजन। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs थे जो आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में लास्ट 25 ईयर्स में पूछे गए हैं, उन सारे PYQs को कंप्लीट करवा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रोटीन, विटामिन्स, पोषण और इनसे संबंधित होने वाले जो आपके डिजीज़ हैं, जो रोग हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो आप तब तक इन क्लासेस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए एंड मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये धीरे धीरे याद होते हुए चले जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।